हेलो दोस्तों, RWS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने हमारा चैप्टर चल रहा था कोशिका। कोशिका का पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कोशिका के 5 अंग पढ़ लिए थे। कौन कौन से अंग पढ़ लिए थे? पहला हमने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका का जो पहला अंग होता है वो कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये पेड़ पौधों की कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा अंग पढ़ा था कोशिका भित्ति। और ये जो बाहर वाली कोशिका भित्ति होती है ये केवल पेड़ पौधों की यानी पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है। और आपको बताया था कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक। इसके बाद में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर बिजली बनाने का मतलब ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का बिजली घर भी कहा जाता है, यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बनाई थी उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेकर जाएगा? गोल्जी बॉडी। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, प्रोटीन वगैरह होती है, उसको गोल्जी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। उसके बाद हमने 5वां अंग पढ़ा था वेहिकल्स, यानी रसदानी। कोशिका के अंदर 65% पानी भरा होता है और ये जो 65% पानी भरा होता है ये वेहिकल्स के अंदर भरा होता है। और ये वेहिकल्स होता है ये पादप कोशिका के अंदर बड़ी होती है और जंतु कोशिका के अंदर छोटी होती है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका का अगला अंग पढ़ते हैं तारक काय। छठा अंग कौन सा है? तारक काय। तारक काय को कहते हैं सेंट्रोसोम। तारक काय को क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम। यानी हमारा जो अगला अंग आएगा वो आएगा सेंट्रोसोम, यानी तारक काय। अगर बात करें तो इस तारक का यानी सेंट्रोसोम की खोज सबसे पहले बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक का नाम है बोबरी। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेंट्रोसोम की खोज की थी। ये जो सेंट्रोसोम होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर यह नहीं पाया जाता है। ये जो सेंट्रोसोम है इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना। विभाजन का मतलब होता है जब एक कोशिका टूट जाती है तो उसकी जगह पर 2 या 3 से अधिक नई कोशिका का निर्माण करना ही क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। और बोलता है कि लीवर में सर्वाधिक सेंट्रोसोम पाया जाता है। यानी अगर लीवर पर चोट लगती है तो लीवर अपने क्षतिग्रस्त अंगों को अपने आप ठीक कर लेता है। यानी सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन किसमें पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसका जो 90% भाग होता है वो कौन सी कोशिका से मिलकर बना होता है? ये बना होता है न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है। ब्रेन के 90% भाग के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। मतलब अगर इस 90% भाग पर चोट लगेगी तो वो सही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है, वहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम क्या काम करता है? सेंट्रोसोम अगर एक कोशिका टूटेगी तो उसकी जगह पर 2 नई कोशिका बनाती है। तो यहाँ पर अगर चोट लगेगी 90% भाग के अंदर, वहां पर ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम होता नहीं है, तो वहां पर नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है। अब होता है कि कोशिका का जो 10% भाग होता है, 10% भाग वो ब्रेन होता है, उसका जो 10% भाग वो बना होता है न्यूरॉन गीलियम कोशिका से बना होता है। न्यूरॉन गीलियम कोशिका होता है उसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोशिका का विभाजन हो जाता है। मतलब अगर ब्रेन के 10% वाले भाग यानी 10% के अंदर न्यूरॉन गीलियम कोशिका पाई जाती है। अगर यहाँ पर चोट लगेगी तो वो चोट सही हो जाएगी। क्यों सही हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, यह कोशिका का विभाजन कर देता है। यह हमारा था छठा अंग। छठे अंग के बाद में आता है 7वां अंग। कोशिका का 7वें अंग का नाम है अंतःपृष्ठ जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ER। यानी हमारा जो अगला अंग आता है उसका नाम है ER। ER क्या काम करता है? यह कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है, यानी कोशिका वो पिचक ना जाए, तो कोशिका को पिचकने से रोकता है। कौन रोकता है? ER, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोशिका को पिचकने से रोकता है। और ये क्या काम करता है? कोशिका को आंतरिक सहायता देने का काम करता है और कोशिका की क्या करती है? सुरक्षा करती है ताकि कोशिका पिचक ना जाए।
अब जो ईआर होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो बिल्कुल साफ होता है, जो साफ वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्मूथ ईआर, या हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतः प्रदत्त जालिका। दूसरा भाग होता है उसके अंदर धब्बे पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं रफ ईआर। रफ ईआर को बोलते हैं खुरदरी अंतः प्रदत्त जालिका। अब जो होता है साफ ईआर होता है, ये इसको स्मूथ ईआर कहते हैं। यह वसा का निर्माण करता है, यानी फैट का निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर। और इसके बाद जो रफ ईआर होता है जिसको खुरदरी ईआर बोलते हैं, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके अंदर छोटे छोटे जो धब्बे पाए जाते हैं इसको बोला जाता है राइबोसोम। ये भी किसका निर्माण करता है? राइबोसोम। ये राइबोसोम भी प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रकार जो ईआर होता है ये दो हिस्सों में बंटी होती है, एक हिस्सा साफ होता है, एक हिस्सा खुरदरा होता है। जो साफ वाला हिस्सा होता है वो वसा बनाता है, जो खुरदरा हिस्सा है वो प्रोटीन बनाता है। और खुरदरे वाले हिस्से के अंदर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारे कितने अंग हो जाते हैं? 7। इसके बाद हम पढ़ते हैं 8वां अंग कौन सा है, 9वां अंग कौन सा है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका का 8वां अंग। हमारे 7 अंग हो गए हैं, अब हम 8वां अंग पढ़ते हैं। कोशिका का जो 8वां अंग है उसका क्या नाम है? राइबोसोम। तो मैंने आपको बताया था कि जो ईआर होती है, ईआर के खुरदरे वाले भाग के अंदर कौन पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ राइबोसोम की खोज किसने की थी, अगर पेड़ पौधों की कोशिका के बारे में पूछे कि पेड़ पौधों की कोशिका के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, तो उसकी खोज की थी रॉबिन्सन व ब्राउन ने की थी। रॉबिन्सन व ब्राउन ने ये बताया था कि पेड़ पौधों की कोशिका होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, जीवों की कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, ये बताया था पेलेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और ये कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर के खुरदरे हिस्से के अंदर पाया जाता है। ईआर के खुरदरे हिस्से के अंदर पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? क्योंकि यह किसका निर्माण करता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब आता है कि 9वां अंग, यानी हमारे कितने अंग? 8 अंग हो चुके हैं, यानी राइबोसोम तक हो चुके हैं। यानी एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाई थी। गोल्गी बॉडी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया था। वेहिकल्स, इसके अंदर पानी भरा होता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, जब कोशिका टूटती है तो नई कोशिका बनाता है सेंट्रोसोम। ईआर कंकाल का काम करता है, कोशिका को पिचकने से रोकता है। और इसके बाद राइबोसोम ये क्या करता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसे बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। 9वां अंग आता है कि 9वें अंग का नाम है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस की खोज की थी। और ये देखो, ये कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या काम करता है? ये कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उन अंगों पर कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब इन पर नियंत्रण रखता है, निगरानी रखने का काम कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है। जैसे हमारा जो शरीर है, इस शरीर के ऊपर कंट्रोल रखने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो उसी प्रकार कोशिका का ब्रेन होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलता है कि तू ऊर्जा बना, मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया में कंट्रोल कौन करता है? केंद्र करता है। गोल्गी बॉडी को क्या बोलता है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा, यानी इस पर गोल्गी बॉडी पर कंट्रोल किसने किया? न्यूक्लियस ने किया। यानी जितने भी अंग होते हैं इन अंगों पर कंट्रोल करने का काम केंद्रक करता है। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब ये जो केंद्रक होता है यह कोशिका का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग होता है। यानी अगर मैं सारे अंगों की बात करूं तो इनके अंदर सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन होता है? केंद्रक होता है। सभी अंगों में सबसे बड़ा कौन होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, ये सारे अंगों पर कंट्रोल करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है सभी अंगों पर। अब ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर
23 जोड़े गुणसूत्र यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो वो गुणसूत्र होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, आरएनए, जीन, यानी ये किसके अंदर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं। गुणसूत्र किसके अंदर पाया जाता है? केंद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब जो केंद्र होता है उसके अंदर 80% प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट? 80% प्रोटीन होती है। केंद्र के अंदर 10% डीएनए पाया जाता है और 10% अन्य अंग होता है, यानी 10% अन्य पदार्थ होता है, अन्य अंग होते हैं। 10% डीएनए होता है, 10% 80% प्रोटीन होती है। इस प्रकार हमारे कितने अंग हो जाते हैं? 9, यानी 9वां अंग है केंद्र के। इसको कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। इस कोशिका को कंट्रोल करता है ये। इसके बाद 10वें अंग का नाम है लाइसोसोम, यानी 10वें अंग का नाम है लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम होता है इसकी खोजकर्ता का नाम है डी डुबे, यानी डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम की खोज की थी। इस लाइसोसोम के अंदर एक खतरनाक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी यह बहुत खतरनाक होता है। इसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है? अगर यह जल अपघटक एंजाइम कोशिका के दूसरे अंगों पर पड़ेगा तो यह दूसरे अंग को जला करके खत्म कर देता है। जैसे मान के चलो लाइसोसोम है, लाइसोसोम अगर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर गिर जाता है, लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाला हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है, अगर वह माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर गिर जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जल करके खत्म हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाता है। लाइसोसोम अगर व्हीकल्स के ऊपर गिर जाए तो व्हीकल्स भी जलकर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, यानी इतना खतरनाक होता है। इसलिए इनको बोलते हैं खतरनाक जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारी कोशिका है, हमारी कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्र करता है। ठीक है, यानी सभी अंगों पर कंट्रोल करने का काम केंद्र का है। कई बार क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, व्हीकल्स ये केंद्र का कहना नहीं मानते, यानी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो जो केंद्र होता है वो किसके पास जाता है? लाइसोसोम के पास जाता है। जो अंग कार्य नहीं करता है, काम नहीं करता है, लाइसोसोम उसके ऊपर क्या छोड़ देता है? ये एंजाइम छोड़ देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसे मान के चलो ये सेंट्रोसोम है, इस सेंट्रोसोम ने कोशिका का विभाजन नहीं किया, तो कोशिका का विभाजन नहीं किया तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? इसके ऊपर जल अपघटन एंजाइम छोड़ देगा, जिससे ये सेंट्रोसोम होता है ये जल करके खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो कई बार क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेहिकल्स, सेंट्रोसोम, ईआर और राइबोसोम ये सारे अंग होते हैं, ये सारे अंग ही काम नहीं करते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं। यानी राइबोसोम होता है प्रोटीन नहीं बनाता है, वेहिकल्स होता है ये पानी नहीं रखता है, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन नहीं करता है, गोल्गी बॉडी होता है ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाता है। तो इस प्रकार ये जो सारे अंग होते हैं ये काम करना अगर बंद कर देता है तो ये क्या करेगा? लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है। जब ये खुद को फाड़ेगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलेगा जो सभी अंगों को जला करके खत्म कर देता है। जब ये खुद को फाड़ता है तो उसे कहते हैं ये आत्महत्या कर लेता है, यानी ये सुसाइड कर लेता है। इसे लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। क्यों? क्योंकि यह खुद को फाड़ लेता है, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसको कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, यानी एटम बम, परमाणु बम भी कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका के सफाई करने का काम भी करता है। तो इस प्रकार हमारे जो टोटल अंग हो जाते हैं वो 10 अंग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 11वां अंग कौन सा है और 12वां अंग कौन सा है।